So in group 15 फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ग्रुप 15 में आपके जो एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 15 एलिमेंट्स, आई थिंक ग्रुप 15 एलिमेंट के नाम तो आप लोग जानते होंगे, क्या क्या नाम है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ओके। बिफोर आर्सेनिक। स्टार्टिंग बिफोर स्टार्टिंग ग्रुप 15 में आपके सामने कुछ फैक्ट रखता हूँ। फैक्ट है आपका, ग्रुप 15 एलिमेंट वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ द 12th सीबीएसई में, ये 12th में आता है। और आपके एसएससी बोर्ड में, जो आपका एचएससी बोर्ड है, महाराष्ट्र बोर्ड है, उसमें ये चैप्टर 11th में रखा हुआ है। ओके, तो मेक श्योर दैट ये 11th का ही पार्ट है। अभी जो आपके महाराष्ट्र बोर्ड से पढ़ रहे हैं वो 11th का ही पार्ट है, जो सीबीएसई बोर्ड से हैं उनके लिए 12th का पार्ट है। और जेई के लिए ऐसा कुछ डिफाइन नहीं करते हैं, ना नीट के लिए डिफाइन करते हैं कि ये 11th का है 12th का। उनके लिए कंप्लीट रहता है, 11 12 हो चाहे 13 14 15 16 जो भी ग्रुप हो, सारा चलता है। ओके, तो आपको उस तरीके से प्रायोरिटी देके पढ़ना है। नाउ आपका भले ही मींस 11th में आपका ये चैप्टर आता है, बट इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस रिपीटेड रहते हैं। मैं महाराष्ट्र बोर्ड की बात कर रहा हूँ स्पेशली। क्वेश्चंस ग्रुप 15 से आते हैं, 16 17 और 18, ये वाला पार्ट आपका ज्यादा रहता है और 15 वाला पार्ट रहता है। इन दोनों पार्ट की अपेक्षा, इन दोनों पार्ट के कंपेयर में 15 के क्वेश्चंस ज्यादा रहते हैं, तो 15 की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। क्लियर है? मैं आपके बोर्ड के रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ। ओके, नाउ डेफिनेटली क्वेश्चंस आता ही आता है, इससे क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। या तो कुछ इस तरीके से प्रॉपर्टीज आएगी, मे बी 16 का हो एलिमेंट या 17 का या 18 का एलिमेंट हो, उसमें 15 की कोई एलिमेंट के साथ रिएक्शन होगा, लाइक HNO3 एसिड के साथ रिएक्शन होगा, तो पता लग गया ना कि ये 15 वाला पार्ट है। अगर कहीं पर HNO3 एसिड आया तो 15 से रिलेटेड है वो चैप्टर या वो क्वेश्चन। क्लियर ना? ये तो क्लियर हो गया। इसको सॉल्व करने के लिए, ग्रुप 15 और 16 को सॉल्व करने के लिए, आपके बोर्ड के लिए बता रहा हूँ मैं, जस्ट बोर्ड के लिए, नवनीत करके एक बुक, या नवनीत प्रकाशन का या नवनीत पब्लिकेशंस का एक बुक आता है, जिसमें सारे क्वेश्चंस रहते हैं। और यू कैन से और भी बुक्स होती हैं, बट मुझे नवनीत का अभी नाम याद आ रहा। उसमें सारे क्वेश्चंस रहते हैं, वो आपको सॉल्व कर लेना। अभी नहीं, बोर्ड के टाइम पर ले लेना, 1 महीने पहले सॉल्व हो जाएगा, ज्यादा कुछ होता नहीं खास। अभी के लिए क्या करना है, मैं आपके सामने शीट देता हूँ, शीट दूंगा, उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, वो आपके बोर्ड के लिए होंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस वो आपके बोर्ड पर्पज के लिए होंगे, और जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे वो आपके जेई और नीट के लिए होंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर है? समझ में आया? और जिस क्वेश्चन में साइन बना होगा, एक पेन का साइन बना होगा, मैं साइन बना दूंगा, जिस भी क्वेश्चन में साइन बना होगा, ऐसे जैसे हम लोग हाथ पकड़ते हैं ना, पेन का साइन बना होगा। ओके, हाथ से पेन पकड़ते हैं, तो उस क्वेश्चंस का मीनिंग है, वो क्वेश्चंस आपको रिवाइज करना है। रिवाइज मीन सीट सॉल्व करने के बाद 10 दिन 15 दिन 1 महीने 2 महीने बाद जब आप सीट ओपन करो, तो उस क्वेश्चंस को पर्टिकुलर देखना, बाकी क्वेश्चंस को आप छोड़ सकते हो, बट उस क्वेश्चंस को आपको देखना ही देखना है। इसका मतलब ये है, उस क्वेश्चंस में कुछ कंसेप्चुअल कंसेप्ट ऐसा लग रहा है जो आपको फर्दर या बोर्ड के लिए, जेई के लिए आपको यूज होने वाला है, बाकी क्वेश्चंस आपके सिंपल रहे। समझ गए? सीट अभी रेडी नहीं हुआ है, सीट में रेडी कर रहा हूँ, तो मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों तक सीट सेंड कर दूंगा। तो जैसे चैप्टर कंप्लीट होते जाए, वैसे आपको सीट कंप्लीट करते जाना है स्टार्टिंग से। क्लियर है ना? सीट उसमें कैटेगरी वाइज क्वेश्चंस होंगे, लाइक अगर मैं ऑक्साइड कंप्लीट किया तो ऑक्साइड के क्वेश्चंस होंगे, हैलाइड कंप्लीट किया तो हैलाइड के क्वेश्चंस होंगे आपके, और अगर मैंने हाइड्राइड कंप्लीट किया तो हाइड्राइड के क्वेश्चंस होंगे। ऐसे कैटेगरी वाइज क्वेश्चंस मैंने डिवाइड कर रखे हैं वहाँ पर। ओके, 15 के क्वेश्चंस अलग होंगे, 16 के क्वेश्चंस अलग होंगे, 17 और 18 के क्वेश्चंस अलग होंगे। मैंने कैटेगरी डिवाइड कर दी है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप डिफाइन कर पाओ कि हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, किस चैप्टर से रिलेटेड। ओके, एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बताता हूँ, जब मैं जेई का एग्जाम दे रहा था, उस जेई के एग्जाम में आपका O3 और SO2 NCERT के एक ही पेज से क्वेश्चंस आया था, 2 क्वेश्चंस आए थे। क्या बोला मैंने? 2 क्वेश्चंस थे जेई में,
एनसीईआरटी के एक ही पेज से क्वेश्चन से सोच लो। तो इस चैप्टर के लिए एनसीईआरटी रट लेना है आपको, लाइन बाय लाइन इस चैप्टर के लिए एनसीईआरटी आपको रट लेना है। आपको पता होना चाहिए कि ये रिएक्शन इस पेज में आती है। समझ गए? पहला एनसीईआरटी है आपका, सेकंड में ओपीटी जाना आपको। पहले एनसीईआरटी पढ़ना, ये आपका कंसेप्ट के लिए है, ये आपका प्रॉब्लम प्लस कंसेप्ट के लिए, दोनों के लिए। ओके, बट फर्स्ट प्रायोरिटी आपको एनसीईआरटी को देना है। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और जो कंसेप्ट है सारा का सारा पढ़ना होना चाहिए, सॉल्व होना चाहिए। क्लियर है? तो आपको पता लग गया SO2 और O2 आपका काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ग्रुप 15 स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया SO2 और O3, ये तो आपका 16 का पार्ट हो गया। ओके, जो 15 के ऑक्साइड वगैरह वो पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट है, और आपका HNO3, ये चीजें क्लियर होना चाहिए। ओके, चलो अभी हम ग्रुप 15 स्टार्ट करते हैं आज। ग्रुप 15 में आपके पास कौन कौन से एलिमेंट हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, आर्सेनिक, एसबी, एसबी। भी है। आपको याद है ना? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके या भिकारी, कुछ भी बोल सकते हैं, आपको ये याद होना चाहिए। ओके, नाउ टेल मी द नेचर ऑफ दीज एलिमेंट। नेचर क्या है इनका? नॉन मेट, गुड। फर्स्ट आपका नॉन मेटल, सेकंड थर्ड मेटलॉइड, फोर्थ मेटलॉइड, मेटलॉइड, फिफ्थ मेटल, बहुत ही पुअर कैरेक्टर होता है इसमें मेटल, राइट? यहाँ पर हेडिंग नहीं लिखा हमने, हेडिंग लिखना है नेचर। ओके, सेकंड पार्ट है आपका नेचर के साथ अकरेंस। अकरेंस बताओ कहाँ होगा? एटमॉस्फेयर में होगा। अकरेंस किसके फॉर्म में मिलता है? कैन यू टेल मी? नाइट्रोजन आपका N2 फॉर्म में मिलेगा, राइट? आपका गैस होता है। क्लियर है? समझ में आया ना? इसमें एक चीज लिखना, बेस्ट। Lg का मतलब क्या है? लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप जानते हो? अगर कहीं पर N2 अटैच्ड है किसी भी, आप ये पढ़ोगे डाई एजोनियम सॉल्ट। जानते हो ऑल ऑफ यू? अरे हाँ या ना कुछ बोला करो। नहीं जानते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑर्गेनिक में आप पढ़ोगे। ऑर्गेनिक में आपके ऊपर बेंजीन के ऊपर N2 लगा रहता है, ये आपका होता है डाई एजोनियम सॉल्ट, N2 पॉजिटिव। तो ये आपका N2 आपस बाहर निकलना चाहता है, तो इस डाइएजोनियम सॉल्ट में ये कंपाउंड ही ऐसा होता है जो बहुत ही लो टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करता है, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पर एग्जिस्ट करता है, स्टेबल है। ज्यादा आप लोग टेम्परेचर देखोगे तो ये N2 आपका बाहर निकल जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है N2 आपका। क्लियर है? N2 बेस्ट लिविंग ग्रुप होगा। ये आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे अच्छे से, इसका बहुत ही एक्सटेंसिवली यूज होता है। जैसे मैंने बोला कि NaOH की रिएक्शंस इनऑर्गेनिक के लिए इंपॉर्टेंट है, सेम टू सेम डाइएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट। कहीं पर डाइएजोनियम आ जाए, आप उसकी रिएक्शन याद कर लेना,
ये सोच के कि एग्जाम में आने वाले। डाइजोनियम सॉल्ट सर बताएंगे ऑलरेडी आपको ऑर्गेनिक में। ओके, तो डाइजोनियम सॉल्ट काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो बेस्ट लिविंग ग्रुप समझ गए, याद रहेगा अभी के लिए। बेस्ट लिविंग ग्रुप समझो कि किससे रिलेटेड है, डाइजोनियम सॉल्ट से। वो ऑर्गेनिक में आप पढ़ोगे आप, क्लियर है ना। ऑर्गेनिक में सर बताएंगे या बता दिया होगा तो मुझे आइडिया नहीं है अभी तक। ओके, तो नेक्स्ट आपका फास्फोरस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? P4 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जो आपका सॉलिड रहता है। सल्फर, सॉरी सल्फर है नहीं, आर्सेनिक। आर्सेनिक भी आपका AS4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बट ये सॉलिड रहता है। एंटीमनी, सॉलिड। ओके। नेक्स्ट बिस्मिथ, सॉलिड। क्लियर है ना, समझ में आया ना। अगर मैं बात करूं थर्ड, थर्ड है एलोट्रॉप। सर वो LG क्या है? मैं डिस्कनेक्ट हो गया। LG मींस लिविंग ग्रुप है। समझ गए, लिविंग ग्रुप है। अगर किसी भी कंपाउंड पे N2 अटैच्ड है तो N2 बाहर निकलना चाहेगा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। N2 बाहर निकलेगा तो N2 आप खुद स्टेबल है, और आपका जो कंपाउंड बनेगा साथ में वो भी स्टेबल है। अच्छा, मोस्ट स्टेबल गैस कौन सी है? मोस्ट स्टेबल गैस कौन सी है? N2 ही मोस्ट स्टेबल गैस है, ऑक्सीजन नहीं है। गलती मत करके आना, एग्जाम में आता है, बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। तो मोस्ट स्टेबल गैस आपका N2 ही आएगा, ऑक्सीजन मत लगाना। डेफिनेटली आएगा तो आप गलती करके आओगे एग्जाम में, बोर्ड में। ओके, जेई में ऐसा क्वेश्चंस नहीं आएगा इतना सिंपल। तो एलोट्रॉप्स में क्या होता है बेटा? ऑल्सो एलोट्रॉप, ऑल्सोज, कोई एक्सेप्शन है क्या? एक्सेप्ट, कौन एक्सेप्शन? नाइट्रोजन एंड बिस्मिथ। नाइट्रोजन का कोई एलोट्रॉप्स देखा कभी आपने? नाइट्रोजन एंड बिस्मिथ का एलोट्रॉप्स नहीं होता है, बाकी सारे एलिमेंट्स एलोट्रॉप्स शो करते हैं या एलोट्रोपिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। राइट, क्लियर है। अच्छा, ग्रुप 14 में कौन कौन से एलिमेंट रहते थे और उनके एलोट्रोप्स कौन कौन से थे? कैन यू टेल मी? कार्बन के एलोट्रोप्स कौन कौन से थे? क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस। ग्राफाइट एंड डायमंड। ग्राफाइट, डायमंड, फुलरेन। फुलरेन। इतना काफी है, दो याद कर लोगे। अच्छा, टेल मी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस एंड थर्मल कंडक्टेंस किसकी ज्यादा होती है? डायमंड की दोनों या ग्रेफाइट की? इलेक्ट्रिकल ग्रेफाइट की और थर्मल डायमंड की। वेरी गुड। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस किसकी ज्यादा होगी? ग्रेफाइट इज ग्रेटर देन डायमंड, एंड थर्मल कंडक्टेंस डायमंड इज ग्रेटर देन ग्रेफाइट। राइट, याद रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आती है एग्जाम में। ओके, चलिए 1 2 3 टेबल्स यहाँ पर कंप्लीट हुई। नेक्स्ट टेबल है आपका, इधर पे आ जाएगा क्या? एक टेबल और बना दो साइड। चलिए, आइसोटोप। आइसोटोप जानते हो?
टेल मी द आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट आपका इन दिस सीरीज। अच्छा, आपको ये याद रहेगा, अगर मैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ ना लिखूं तो चलेगा ना? लेफ्ट हैंड साइड में डायरेक्टली मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एटॉमिक रेडियस, राइट? एटॉमिक रेडियाई डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज होगा या डिक्रीज? इंक्रीज। increase, डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज। क्यों इंक्रीज होगा? शेल्स बढ़ेंगे। यस, गुड, बट नोटेड डाउन हियर, increase from antimony to bismuth। जो आपका इंक्रीज है फ्रॉम एंटीमनी टू बिस्मिथ, क्या होगा? इज Less. नॉट लार्ज या लेस। क्यों होगा? टेल मी द रीजन बिहाइंड दिस। 4f, 4f and D H flux। यस, आई थिंक मैंने रीजन लिख दिया, डी एंड एफ ब्लॉक इलेक्ट्रॉन, राइट? समझ जाओगे? Yes, sir। गुड। नेक्स्ट है आपका डेंसिटी। तो भाई डेंसिटी डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होगा? इंक्रीज और डिक्रीज? increase, गुड, इंक्रीज। नेक्स्ट, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप जाने पर decrease, डिक्रीज। डिक्रीज। क्यों डिक्रीज होगा और इंक्रीज क्यों होगा? बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप जाने पर हम लोग नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और इन सब की बात कर रहे हैं बेटा। अभी NH3 की बात नहीं कर रहे हैं, अगर आपके दिमाग में NH3 हो तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं, मैं एलिमेंट की बात कर रहा हूँ। एलिमेंट मींस डाउन द ग्रुप जाने पर बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? इंक्रीज और डिक्रीज? डिक्रीज, एक बार फिर से सोचो। इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा? आपने पढ़ा होगा, पहले तो बॉइलिंग पॉइंट आपके मास के प्रोपोर्शनल होता है ना, जिसका मास ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। और फिर आपने ये भी पढ़ा होगा, बॉइलिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू वंडरवॉल फोर्सेस, राइट? अगर वंडरवॉल फोर्सेस आपके सामने प्रेजेंट ना हो तो फिर नेक्स्ट पैरामीटर कौन सा होता है डिसाइड करने के लिए? टेल मी। surface area, अगर वंडरवॉल फोर्स ना हो तो नेक्स्ट पैरामीटर कौन सा होता है डिसाइड करने के लिए? बोलो। सरफेस एरिया। सरफेस एरिया तो उससे पहले वाला पार्ट होता है, मतलब उसके बाद अगर वंडरवॉल फोर्स ना हो तो क्या चीज होती है डिसाइड? हाइड्रोजन Mass. बॉन्डिंग का नाम सुना होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखना पड़ेगा आपको, पोलरिटी देखना पड़ेगा, तो कौन सा पोलर है, नॉन पोलर, राइट? ये चीज, हाँ मास भी होगा, मास तो हमने देखा ना, तो मींस वंडरवॉल डिसाइड करने के लिए और भी फैक्टर होते हैं, तो यहाँ पर एच बॉन्डिंग लिख सकते हो, एंड ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू पोलर। क्लियर है ना? मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होगा? increase, इंक्रीज इज till arsenic and then
डिक्रीज, आर्सेनिक तक इंक्रीज होगा एंड देन डिक्रीज। क्लियर है, समझ में आया? अच्छा, एक बात यहाँ पर नोट करो आप लोग, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, यह कंसेप्ट है। कहीं पर भी पॉइजनस एलिमेंट आ जाए, पॉइजनस एलिमेंट 99% आपका क्या होगा? आर्सेनिक होगा। केमिस्ट्री में कहीं पर भी ये क्वेश्चंस जेई में ही मिलेगा आपका। ऐसा होता है, a poisonous element A react with B, form C and form D element, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ना, कभी पढ़ा ना क्वेश्चन। एक एलिमेंट ए है जिसका नेचर बहुत पॉइजनस है, वो बी से रिएक्ट करके सी फॉर्म करता है, एंड सी से रिएक्शन करके डी फॉर्म करेगा। तो वो पॉइजनस एलिमेंट केमिस्ट्री में कहीं पर भी देखिए 99% आपको आर्सेनिक है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया यहीं पर। क्लियर है, समझ में आया? यहाँ पर नोट डाउन कर लेना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये जेई में आता है, JEE। ये क्वेश्चंस जेई में बहुत टाइम्स पूछा गया। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा आएगा या आता होगा, ऐसा आ चुका है बहुत बार क्वेश्चंस। ओके, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जेई में आएगा। कहीं पर भी पॉइजनस एलिमेंट दिख जाए आपको, आर्सेनिक टिक लगा देना, आंख बंद। किस्मत खराब हुई तो शायद उस 1% में होगा, अदरवाइज 99% आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया? नाउ नेक्स्ट आपका है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताओ। चलो पहले एलिमेंट लिख लेते हैं। एलिमेंट कौन कौन से थे आपके, भूल गए होगे आप। फास्फोरस, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ। ओके, टेल मी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दीज एलिमेंट। नाइट्रोजन की कितना होता है? 3.0, फास्फोरस 2.1, 2.1, 2.0 एंड 1.9। अगर मैं इसको और स्पेसिफिक बोलूं 2.18 होता है। क्लियर है? हाँ, यहाँ पर मैं बोलूंगा आपको वैल्यू याद करना पड़ेगा, बट ओनली दीज टू एलिमेंट्स, इसकी वैल्यू आपको लर्न करनी पड़ेगी। ऑलरेडी नाइट्रोजन याद होगा, आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर से या 11th से आप पढ़ते आए होंगे। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 होती है। फास्फोरस की याद करके रखना है, 2.18 होता है। क्लियर है, समझ में आया सबको? समझ में आया ना? याद सर। करके रखना है ना। बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये आपका इसमें स्टार मार्क करना, ये आपके बोर्ड पर्पस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है? अच्छा टेल मी, जो एन सिंगल बॉन्ड होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा या PP सिंगल बॉन्ड? NN। मैं ये बोल रहा हूँ, एन सिंगल बॉन्ड और PP सिंगल बॉन्ड कौन सा स्टेबल होगा, फर्स्ट वन या सेकंड वन? टेल मी। PP। PP, क्यों? क्यों होगा ऐसा? सिंगल NN bond is weaker than a single PP bond। क्यों होता बेटा? आप समझो, इसके पास लोन पेयर है ना, लोन पेयर रिपल्सन करेंगे ना। अच्छा ये छोड़ो, आपने केस पढ़ा होगा ना, फ्लोरीन फ्लोरीन और क्लोरीन क्लोरीन, कौन सा स्टेबल है? क्लोरीन क्लोरीन। क्लोरीन। ये ज्यादा स्टेबल है। ये क्यों स्टेबल नहीं? क्योंकि इसके लोन पेयर आपस में क्या करते हैं, रिपल्सन करते हैं, तो ये बॉन्ड आपका वीक हो जाता है।
फ्लोरीन के बाद फिर आपका नाइट्रोजन का ही तो नंबर आता है ऑक्सीजन को छोड़ करके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, राइट। यहाँ पर भी तो रिपल्सन होगा ना, लोन पेयर रिपल्सन होगा, तो ये वाला बॉन्ड आपका वो ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा या वीक हो जाएगा, ओके। एंड फास्फोरस के बीच में उतना रिपल्सन नहीं होगा, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ओके। अगर मैं यहाँ पर रीजन लिखना है आपको तो आप लिख सकते हो जो 3p और 2p के जो लोन पेयर होंगे, हम लोन पेयर की बात कर रहे हैं, अगर 2p के लोन पेयर हैं दैट मीन्स वो कम स्टेबल वाले बॉन्ड फॉर्म करेंगे, अगर 3p के हैं तो वो स्टेबल बॉन्ड फॉर्म करेंगे। लोन पेयर की बात कर रहे हैं, 3p के लोन पेयर और 2p के लोन पेयर, राइट। यहाँ पर 2p वाले लोन पेयर है ना, इतना तो आप लोग जानते होंगे ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना करके। ये आपका बोर्ड में क्वेश्चन आता है सिंपल सा। अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं तो एनसीईआरटी में पेज नंबर 172 और 173 के आसपास होगा ये चीज, और पूरा का पूरा रट लेना है, पढ़ लेना है, वहां पर पूरा समरी आपका यही लिखा है और कुछ भी नहीं है। ये क्यों स्टेबल होता है, क्यों अनस्टेबल होगा, वीक क्यों होगा, बिकॉज ऑफ द लोन पेयर। यहाँ पर लोन पेयर उतना ज्यादा नहीं होगा, रिपल्सन नहीं होगा, इसलिए ज्यादा स्टेबल होगा, बस यही एक लाइन का, इतना सब लिखने का मतलब एक लाइन का मतलब है, लोन पेयर की वजह से ये सब होता है। नेक्स्ट है आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ के बाद बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन आपका जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग, चलो छोड़ो, पहले ये बताओ बॉन्ड फॉर्मेशन आपके सामने लिखा हुआ है, who will tell me the hybridization of n triple bond n, कौन बताएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन? sp sp, ओके, SP, पक्का sp है, सोच लो अभी। sp2 sp2, नहीं sp SP, sp sp, चलो कैसे sp है बताओ मुझे। 2 पाई बॉन्ड्स है। 2 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड से sp बन जाता है। आपने कभी, अच्छा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का नाम सुना है? yes, yes, कितने लोन पेयर हैं 1 एक, और One. कितने बॉन्ड पेयर हैं? 3, बॉन्ड पेयर 3 हैं। One. 1, क्या 1 लोन पेयर और 1 बॉन्ड पेयर का केस सुना है आपने कभी? yes, सुना है? मुझे कोई दूसरा एग्जांपल देके बताओ, कहां पर सुना 1 लोन पेयर एंड 1 बॉन्ड पेयर का केस? सोचो सोचो सोच लो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सोच सकते, पूरा घंटा इसी पे दे सकता हूँ। 1 लोन पेयर एंड 1 बॉन्ड पेयर का केस सुना है आपने या नहीं? स्टार्ट करते हैं आपके 2 बॉन्ड पेयर। no sir ऐसा केस होगा ही नहीं, ये सुना ही नहीं है आपने। एक बार केमिकल बॉन्डिंग का नोट देखना, ये होगा ही नहीं, ओके। तो इसका लोन, जो इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है, एग्जिस्ट नहीं करता। हाइब्रिडाइजेशन बनाने का मतलब ये होता है कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल होना चाहिए, तो मिनिमम 3 एलिमेंट होना चाहिए। आपने NH3 का नाम सुना होगा, BF3 का नाम सुना होगा, CO2 का नाम सुना होगा, SO3 का नाम सुना होगा, SO2 का नाम सुना होगा, तो मिनिमम 3 एलिमेंट चाहिए। यहाँ पर जो इसके p ऑर्बिटल है ना, वो ओवरलैप कर रहे हैं, हाइब्रिड नहीं हो रहे हैं, ऑलरेडी ओवरलैप कर रहे हैं, तो इस केस में हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। थोड़ा सा रिसर्च करके आना, सोच के आना, जो मैंने बताया है ये तो सही ही है, कुछ और रीजन मिलता है तो मुझे और बताओ आपको, ओके। 1 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर के केस में ऐसा केस होता ही नहीं, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, किसी किसी बुक में या कहीं पर लिखा होगा sp, तो गलत लिखा हुआ है, सिंपल सी बात, एग्जिस्ट नहीं करता। समझ में आया? क्या नाम, आदित्य, सॉरी क्या नाम है इसका, आयुष, समझ में आया ना? एक बार हाँ, नोट ओपन करना, 1 लोन पेयर, ये तो समझ में आया ना, लोन पेयर आपका 1 है और बॉन्ड पेयर आपका 1 है, ये तो क्लियर है ना सबको?
हाँ सर। तो ऐसा केस कहीं एग्जिस्ट करता है? नहीं सर। तो फिर नहीं होगा ना। हाँ सर। ओके, सुनाओ। इसमें क्या है बेटा, पी पाई ओवरलैप है, तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, पी पाई ओवरलैप यहाँ पर। ओके, ये आपका सिर्फ नाइट्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो पी पाई ओवरलैप फॉर्म करेगा, बाकी सारे एलिमेंट कैन फॉर्म पी पाई, डी पाई और डी पाई। ओके, rest all the element are capable to rest all the are capable of showing both। समझ में आया? क्लियर है? हाँ सर। क्या लिखा मैंने यहाँ पर? एनसीईआरटी एक बार देख लेना इसका, ये आपका जेई और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? अच्छा, पी पाई और डी पाई बॉन्डिंग कब शो करता है, कहाँ पर शो करता है? मैं आपके लिए एक एग्जांपल देता हूँ आपको। लेट्स से एक POCl3 नाम का एलिमेंट होता है जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में फोकल 3 बोलता हूँ, POCl3। ओके, फोकल 3 नाम नहीं इसका। तो P डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पर सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl। क्लियर है ना? एक स्पीसीज है जेड, जेड के पास जो लोन पेयर हैं, देखो अभी इसके साथ जो बॉन्ड बन रहा है आपका, ये आपका पी पाई होगा। लेट से हम थोड़ा सा कलर डिफरेंस हो करते हैं यहाँ पर, ये पी पाई होगा और डी पाई होगा, राइट? पी पाई डी पाई होगा नहीं होगा? हाँ सर। ओके, सपोज कोई दूसरा एलिमेंट है यहाँ पर, वो एलिमेंट आपका इस पाई बॉन्ड से, ध्यान से देखना है बेटा, ये थोड़ा सा ये वाला पाई बॉन्ड से इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा और सेम टू सेम ये लोन पेयर आपको इस पी ओ के ऑर्बिटल को ट्रांसफर करेगा। तो पी ओ के जो ये वाला पाई बॉन्ड है, जो आपको इसको इस बॉन्ड से सिग्मा जेड के पास जा रहा है, दैट इज सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा ना? तो भाई सिंगल बॉन्ड है आपका, इसके साथ जा रहा है, तो फर्स्ट तो बॉन्ड जो फॉर्म कर रहा है वो यही फॉर्म करेगा ना? हाँ सर। ओके, नाउ जो इसके लोन पेयर है वापस इसके पास जाएंगे टू कंप्लीट द ऑक्टेट, ये आपका पाई बॉन्ड फॉर्म करने वाला है। समझे? तो हम बोल सकते हैं जो डी के इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनर डी इलेक्ट्रॉन्स जब आपके पास जाएगा तो ये डी पाई बॉन्ड शो करने लगे। समझ गए? डी पाई शो करने लगे। यहाँ पर वी कैन से दैट इनर डीज इलेक्ट्रॉन्स, इनर डीज इलेक्ट्रॉन्स ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं आप। ओके, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर डी पाई बॉन्डिंग। दिस इज नॉट अ केस ऑफ बैक बॉन्डिंग का केस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये केस है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, नाम है सिनर्जिक इफेक्ट। हालांकि इसके ऊपर कभी क्वेश्चंस आया नहीं है, बिकॉज एनसीईआरटी में सिर्फ एक लाइन में लिखा हुआ है, एक लाइन में, तो एक लाइन कंप्लीट भी नहीं है, हाफ लाइन में लिखा हुआ है ये आपका कि ये इस चीज का केस है। तो मैंने बताया आपको कोई दूसरा एलिमेंट है, लाइक जेड, आपने कोई एलिमेंट ले लिया, जेड के साथ जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो ये एक पाई, ये एक आपका ये बॉन्ड टूट करके जेड के साथ फॉर्म करेगा, तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा फर्स्ट। जेड के जो इनर डी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके पी और ओ के बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन से ट्रांसफर करेंगे, या बेसिकली हम बोल सकते हैं फास्फोरस को जो इलेक्ट्रॉन देगा या फास्फोरस के साथ जो बॉन्ड बनेगा वो आपका डी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगा।
समझ गए? क्लियर है? ये सिनर्जिक इफेक्ट की वजह से क्लियर है। बैक बॉन्डिंग नहीं है यहाँ पर, सिर्फ आपको इतना याद रखना है, सिनर्जिक इफेक्ट में आपका डी पाई बॉन्डिंग फॉर्म होती है इस तरीके से। ये पूरे एग्जाम्पल याद कर लें। यही एग्जाम्पल, आई थिंक ये एग्जाम्पल फास्फोरस का है या आर्सेनिक का है, 176 नंबर पेज नंबर पे देखना है एनसीईआरटी में, या एक दो आगे पीछे हो सकता है, सिर्फ यही फास्फोरस या आर्सेनिक का दिया हुआ है। समझ में आया सबको या नहीं? इस देखो सिर्फ इसका कोई यूज नहीं है, सिनर्जिक इफेक्ट पूरा एनसीईआरटी में आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ यही मिलने वाला आपका। सिनर्जिक इफेक्ट क्या है? सिनर्जिक इफेक्ट की वजह से यहाँ पर डी पाई बॉन्डिंग फॉर्म हुआ है इस केस में। क्लियर है? बैक बॉन्डिंग का केस नहीं है, कोई यूज नहीं है, कहीं पर है भी नहीं और सिनर्जिक इफेक्ट। एक लाइन लिखा हुआ है एनसीईआरटी में बस। अगर उसके ऊपर क्वेश्चन आया नहीं है, आ सकता है तो इतना ही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, और कुछ कहीं पर है ही नहीं पूरा एनसीईआरटी में। ओके, सो हम नेक्स्ट देखेंगे, ये सिनर्जिक इफेक्ट हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिएक्शन विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन देखेंगे। नेक्स्ट है आपका, लेट्स सो अच्छा, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होगा। लेट्स से आपके सामने जो एलिमेंट है, मैं आप एलिमेंट लिखता हूँ यहाँ पर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। नाइट्रोजन क्या फॉर्म करेगा बेटा? NH3 फास्फोरस PH3 गुड, आर्सेनिक AsH3 and SbH3 and BiH3. Can you tell me the smell of NH3? स्मेल कैसा होगा? पंजन पंजेंट। पंजेंट मतलब आपकी नोज में पंच करता है क्या? पंजेंट ऑर्डर जानते हो? नाम जानते हो कि नहीं? इतना काफी है। एंड PH3 सड़ी हुई मछलियां, जानते हो? रॉटन फिश। ओके, एंड बाकी ये रेस्ट 3 एलिमेंट्स या रेस्ट 3 गैसेस हैव ऑफेंसिव ऑर्डर। ऑफेंसिव ऑर्डर समझते हो? अनप्लीजेंट। क्लियर है ना? समझ में आया कि नहीं? हाँ ना कुछ बोल दिया करो यार, मजा नहीं आता पढ़ने में। अनप्लीजेंट ऑर्डर हो गया। नेक्स्ट आपका है रिएक्शन विथ O2। O2 के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्म करेंगे? बहुत सारे ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, एक एक करके नोट डाउन करो। आपका सबसे पहले N2O फॉर्म करेगा, NO फॉर्म करेगा, N2O3 फॉर्म करेगा, N2O5 NO2 फॉर्म करेगा, N2O4 फॉर्म करेगा, N2O5 फॉर्म करेगा। समझ गए? एंड फास्फोरस आपका क्या फॉर्म करेगा? P4O10 P2O5 P2O3 Before और P2O5, 5 P4O6, P4O10 P4O6 ये वही है, P4O10 ये एक ही चीज है, ध्यान से देखा करो, मिल जाएगा आप। समझ गए? और ये दोनों केस भी आपके वही हैं, ध्यान से देखो आपको मिल रहे होंगे। समझ गए? तो टोटल इसके 5 ऑक्साइड हो जाएंगे, इसके आपके 2 ही ऑक्साइड है। समझे कि नहीं? क्लियर है? सेम टाइप के बाकी एलिमेंट भी फॉर्म करते हैं, लाइक आर्सेनिक की बात करें तो As2O3 and As2O5। नाउ सिमिलर आपके ऑलरेडी नीचे आपके एलिमेंट की बात करें, जो आपके एलिमेंट लाइक इस तरीके से शो करते हैं, SbOX एंड BiOX। इनको क्या बोलेंगे बेटा?
ऑक्सोहेलाइड्स, दीज आर ऑक्सोहेलाइड्स। क्लियर है? अच्छा, मैं BiOX के लिए आपका एक केस बताता हूँ। जो BiOCl होता है ना, BiOX के लिए जो BiOCl होता है, इसको बोलते हैं पर्ल व्हाइट। पर्ल व्हाइट कलर समझ गए इसका? पर्ल व्हाइट कलर का होता है। जो आपके पर्ल्स होते हैं, मोती वगैरह होते हैं, जैसा उनका व्हाइट कलर होता है ना, वैसे ही इसका कलर होता है, एकदम पर्ल व्हाइट कलर का। क्लियर है ना? समझ गए? अच्छा, टेल मी, पर्ल व्हाइट के अलावा आपने एक टाइप का और व्हाइट सुना होगा या पढ़ा होगा, जिलेटिनस व्हाइट। नाम सुना कभी? Yes, sir. तो जिलेटिनस व्हाइट जो आपका एलिमेंट है या कंपाउंड्स है, उसका नाम बता सकते हो? Aluminium hydroxide. वेरी गुड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। और कोई एलिमेंट है या और कोई कंपाउंड्स है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, वेरी गुड, ओके। यहाँ पर आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री भी कंप्लीट हो रहा है, एक दो चीजें, तो उसका कलर भी याद करना पड़ेगा। तो जो आपके जिलेटिनस व्हाइट एलिमेंट होते हैं, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, जिलेटिनस व्हाइट एलिमेंट है आपके एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, Mg हाइड्रोक्साइड एंड Zn हाइड्रोक्साइड। ओके, ये याद कर लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, नहीं याद करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली एक चैप्टर कॉल्ड दैट इज वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस या क्वालिटेटिव एनालिसिस होगा, वॉल्यूमेट्रिक नहीं, क्वालिटेटिव एनालिसिस होगा। वहां पर ये सारी चीजें फिर से डिस्कस की जाएंगी। वहां पर वही कंपाउंड डिस्कस किए जाएंगे जिस कंपाउंड का कलर होता है। वो कंपाउंड्स एक अलग से चैप्टर होगा उसका, केमिस्ट्री में, एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, बट हम लोग उसको अलग से चैप्टर डिफाइन करते हैं, वहां पर आपको मिल जाएगा। ओके, तो जिलेटिनस व्हाइट समझ में आया? अच्छा, नेक्स्ट आपका जो है उसके लिए हम लोग क्या होगा, हाइड्रोजन है, H2 हो गया। अच्छा, हैलाइड्स, रिएक्शन विद हैलाइड्स। हैलाइड के साथ रिएक्शन होगा आपका, लाइक सबसे पहले कंपाउंड NH3 फॉर्म होगा। ओके, X में आपका हो सकता है Cl Br I। ओके, जो आपके काफी एक्सप्लोसिव होते हैं, राइट। एंड द कंपाउंड कॉल्ड NF3, दिस इज स्टेबल। पॉइंट क्लियर? समझ में आया ना? एंड नेक्स्ट आपका कंपाउंड है, लाइक फास्फोरस के साथ क्या फॉर्म करेंगे? फास्फोरस आपका PX3 एंड PX5 टाइप का कंपाउंड फॉर्म करेगा, सिमिलर कॉल्ड ASX3 एंड ASX5 टाइप का कंपाउंड फॉर्म करेगा। ओके, एंड फिर हम बात करते हैं एंटीमनी एंड बिस्मिथ की, तो फिर से आपका आ जाता है बिस्मिथ एंड एंटीमनी। तो यहाँ पर आपका SbOX आएगा एंड SbX3। ओके, एंड सिमिलरली BiOX आएगा एंड BiX3 एंड BiX5। और यहाँ पर जो X है, दैट इज X इज इक्वल टू ओनली फ्लोरीन। डायरेक्टली हम BiX5 की जगह BiF5 लिख सकते हैं। क्लियर है? सबको समझ में आया? कैन यू टेल मी, ये आपके
3 और 5 ही क्यों फॉर्म हो रहे हैं? अगर आप ट्रेंड्स देखो तो 3 और 5 क्यों फॉर्म हो रहे हैं, और यहाँ पर 3 फॉर्म हो रहा, 5 फॉर्म क्यों नहीं हो रहा? कौन बताएगा? डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल, इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है, या बेसिकली हम कह सकते हैं नाइट्रोजन के पास इंफिनिटी ऑर्बिटल नहीं है या वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, जिसकी वजह से ये आपका NH3 टाइप का एलिमेंट फॉर्म करेगा। फर्स्ट केस क्लियर, नाइट्रोजन का केस सॉल्व। सेम केस जो px3 और px5 है, इनके पास d ऑर्बिटल है, तो ये आप इस तरीके से px3 और px5 फॉर्म कर सकते हैं। इसका और स्पेसिफिक आंसर है इनर्ट पेयर इफेक्ट। नाम सुना होगा कभी? सुना कभी नाम, हाँ सर। या नहीं सुना कभी? नया तो नहीं है। इनर्ट पेयर इफेक्ट में आपके देखा होगा +5 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं ना, शो कर रहे हैं ना। चलिए इनर्ट पेयर इफेक्ट की बात करें तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट में आते हैं। ओके, इनर्ट पेयर इफेक्ट हो गया +3 +5। ओके, अच्छा, बिफोर गोइंग टू ऑक्सीडेशन स्टेट थोड़ा सा एक और इम्पोर्टेंट चीज है, दैट इज रिएक्शन विथ मेटल के साथ कर लेते हैं, फिर आपके आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन विद मेटल्स, मेटल के साथ रिएक्शंस होंगी तो कंपाउंड्स क्या फॉर्म होंगे? अच्छा पहले लिख लो, ऑल सोज रिएक्शन, सारे एलिमेंट मेटल के साथ रिएक्शन शो करते हैं। ऑल्सो रिएक्शन। ना वन बाई वन टेल मी, नाइट्रोजन अगर लेट्स से कैल्शियम ले लेते हैं तो कैल्शियम के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्म करेगा? कैल्शियम नाइट्रेट, Ca3N2 फॉर्म करेगा। एंड अगर फास्फोरस की बात करें तो Ca3P2 एंड Ca3S3। क्या यहाँ पर सोडियम नाइट्राइड फॉर्म हो सकता है, पोटेशियम नाइट्राइड फॉर्म हो सकता है, लिथियम नाइट्राइड फॉर्म होगा? वो सारे केस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एस ब्लॉक में, कौन सा नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करता है, कौन सा नहीं करता है, याद करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर सिर्फ कैल्शियम ले रहा हूँ, आपका सोडियम रिएक्शन करेगा, लिथियम रिएक्शन करेगा, पोटेशियम रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा नाइट्रोजन के साथ, वो आप रेफर करो एस ब्लॉक एलिमेंट। समझ गए ना पॉइंट में क्या बोलना चाहता हूँ? इनमें कौन कौन से एलिमेंट नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं, नहीं करते हैं, वो आप लोगों को। बट ये जो एलिमेंट है, ये सारे एलिमेंट मेटल के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, लाइक नाइट्रोजन भी कर सकता है, फास्फोरस भी कर सकता है, आर्सेनिक भी कर सकता है, एंड आपका लेट्स से जिंक देते हैं इसके केस में, Zn3 Sb2 ये भी कर सकता है, एंड लास्ट में आपका बिस्मथ आता है तो Ca3Bi2। इस टाइप के कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं। तो सारे आइड वर्ड हैं, नाइट्राइड, फास्फाइड, आर्सेनाइड, एंटीमोनाइड एंड बिस्मटाइड, सब नाइट्राइड है ना, आइड है ना। आइड से कुछ याद आया? plus water in respective gas. हाइड्रोलिसिस करने पर क्या फॉर्म होता है? Respective gas. Respective gas. NH3, Active gas. यहाँ पर PS3. PH3, यहाँ पर ASH3, यहाँ पर SbH3। ये एडवांस टाइप के क्वेश्चन है बेटा, एडवांस ही ऐसा पूछता है, मेंस में तो सिंपल आता है आपका BiH3। क्लियर है, सबको समझ में आया? तो यहाँ पर आप लिख लो एनी आइड ऑन हाइड्रोलिसिस फॉर्म रिस्पेक्टिव गैस। क्लियर है? आई थिंक यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। बस यही पॉइंट था आपका, सारे में गैस का साइन बना लेना। नाउ नेक्स्ट आपका कंपाउंड, नेक्स्ट आपका है ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा, इस ग्रुप के एलिमेंट कितना ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं? +3 +3 and +5. +3 +5 बस?
और कभी शो नहीं करते। दे शो -3 to +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। याद है कैसे निकालते हैं मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट? याद कर सकते हो ना? बोलो यस और नो। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, याद है? -8 या ओके। अच्छा बताओ, डाउन द ग्रुप जाने पर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? स्टेबिलिटी के नेचर बताओ। डिक्रीज होगा। +3 का डिक्रीज होगा +5। डाउन द ग्रुप जाने पर +5 +3 +3 increase +3 स्टेट स्टेबल होगा या स्टेबिलिटी +3 स्टेट स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। रीजन क्या है बोलो, बता भी दो। inner pair inner pair कॉमन आइन इफेक्ट। कॉमन आइन कौन बोल रहा है? किसी ने बोला क्या? इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है। कॉमन आइन इफेक्ट कैसे बोल सकते हो? कॉमन आइन इफेक्ट जानते हो क्या होता है? बिट्टू बैच वाले तो जानते होगे ना कॉमन आइन इफेक्ट क्या है? यस सुनो, कुछ तो बोल दो यार। यस yes yes sir हाँ चलो, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट हो गया आपका। अच्छा, आपको होमवर्क नहीं अभी करके दिखाना है मुझे ना हो। यू हैव टू राइट डाउन -3 to +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाले एलिमेंट। -3 किसका होता है, -2 किसका है, -1 किसका है, 0 किसका है, 1 किसका है, 2 3 4 5 तक आपको राइट डाउन करना है। चलो मैं आपको थोड़ा सा हेल्प करता हूँ, आपको एलिमेंट राइट डाउन करता हूँ। मैं आपको नंबर लिख देता हूँ, इतना हेल्प कर सकता हूँ। -3 वाला बताओ। -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5, इतना ही हेल्प कर सकता हूँ मैं आपको। अब NH3 यहाँ पर nitrogen एलिमेंट के नाम बताना आप। सारे फ्रॉम टॉप से बॉटम तक स्टार्ट करना, बीच का मत बताओ सर NH3 है N2 है, ऐसे नहीं बताओ। टेल मी द फर्स्ट वन। nitrogen फर्स्ट वन -3 वाला, फर्स्ट वन के लिए क्या आएगा? NH3 ना। NH3 हाँ NH सेकंड वन NH2 NH2 एलिमेंट एग्जिस्ट करता है ऐसा? बैलेंस ही कंप्लीट है क्या इसकी? नो सर। no फिर NH2 आपका बॉन्ड रहता ना यहाँ पर। चलो NH2 को होल्ड कर लो। -1 वाला बताओ। चलो इसको भी होल्ड कर लो। 0 वाला बता दो। N2 N2 1 वाला बताओ, +1। +1 किस में एग्जिस्ट करती है? टेल मी। N2 N2, वेरी गुड। +2 NO वेरी गुड। no +3 +3 कहाँ पर होगा? N2O3 NCl N2O3, वेरी गुड। ओके, N2O3 +4 N2O2 NO2, N2O नहीं NO2 +5 N2O5 N2O5 N2 वेरी गुड। ओके, नाउ चलो आपको दो रिएक्शन नहीं, दो नाम नहीं आया, -2 एंड -1 वाला। इसको नोट डाउन करो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है लाइक NH2 कभी आपने N2O4 का नाम, N2H4 का नाम सुना? यस क्या नाम है इसका? क्या नाम है? और इसका है आपका NH2OH। हाइड्राजीन नाम सुना कभी? हाइड्राजीन नाम सुना ना? यस हाइड्राजीन, ये आपका हाइड्राजीन ही है, ये वाला पार्ट। शॉर्ट में नाम लिख लेना हाइड्राजीन। ओके चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अच्छा, जो आपका NH2OH है, ये काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। हाइड्रोक्सिल एमीन,
आई थिंक NH2OH आपने आइसोमर्स में देखा होगा, सिस और एंटी टाइप के फॉर्म करता है। देखा क्या NH2OH? नहीं देखा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। एरोमेटिक कंपाउंड्स में देखोगे, जब आप एरोमेटिक कंपाउंड्स पढ़ोगे तब वहां पर आपको सिस और एंटी टाइप का देखने को मिलेगा। हाइड्रोक्सिलेमीन काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ऑर्गेनिक परस्पेक्टिव से। अगर आप ऑर्गेनिक में देखोगे, ये आपका सिन और एंटी टाइप के कंपाउंड्स फॉर्म कर सकता है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अभी यहाँ पर आती है, ये दो आपके एलिमेंट्स है लाइक +3 और +4 वाले एलिमेंट, +3 और +4 वाले एलिमेंट। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाला एलिमेंट कौन सा है? N2O3। एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाला एलिमेंट NO2। नाइट्रोजन के यही ऑक्साइड हैं जो आपके कलर होते हैं या कलर शो करते हैं। इसका कलर होता है ब्लू, सॉलिड, एंड दैट इज सेकेंड वन येलो, ब्राउन फ्यूम्स। ओके, समझ में आया? ओनली दीज टू ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन कलर्ड होते हैं, बाकी किसी का भी कलर नहीं होता। समझ गया? याद रहेगा ना, +3 +4। Yes, sir. सिर्फ यही एलिमेंट आपके कलर्ड हैं, इन इतने सब की बात कर रहा हूं मैं, बाकी किसी का भी कलर नहीं होता है। क्लियर है? यहाँ तक सबको समझ में आया? सारे एलिमेंट क्लियर है? NH2 NH2 NH3 N2 N2O। अच्छा, N2O क्या है बेटा? इसका नाम सुना कभी? लाफिंग गैस का नाम सुना? Yes, sir. कौन सा होता है, N2 या NO2? N2. ये आपका लाफिंग गैस है। ओके, चलिए अभी यहाँ तक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आई थिंक कंप्लीट हो गया। हाइड्राइड स्टार्ट कर लेते हैं। हाइड्राइड और ग्रुप 15। हाइड्राइड कैसे फॉर्म होते हैं? टेल मी। हाइड्राइड कैसे फॉर्म होते हैं? H2 के साथ रिएक्शन करके ना, H2 के साथ रिएक्शन करके। टेल मी द फर्स्ट हाइड्राइड और ग्रुप 15 ग्रुप का फर्स्ट हाइड्राइड बताओ। NH NH3, वेरी गुड। एंड द नेक्स्ट वन? सर ये लिखा है ना ऊपर। हाइड्राइड हो गया। अभी हाइड्राइड की प्रॉपर्टीज चल रही हैं, बताता हूँ, जस्ट होल्ड अ सेकेंड। AsH3 Sb H3 BiH3। अभी इस हाइड्राइड की प्रॉपर्टीज चल रहे हैं। इस हाइड्राइड का आपको निकालना है बॉन्ड एंगल। टेल मी द बॉन्ड एंगल ऑफ दिस हाइड्राइड। एंड नेक्स्ट होगा आपका थर्मल stability, and the third one H bonding, and the fourth one van der Waals forces। अभी बताओ क्या हुआ ये हर्षदा? बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा। कितना होगा बॉन्ड एंगल? ये याद करना, डिक्रीज तो होता ही है, ये याद करना है बॉन्ड एंगल आपको। कितना होता है बॉन्ड एंगल? less than 109.5। 107, लेस देन 109 होगा। क्यों होगा ये लेस देन 109? Lone pairs. लोन। लोन पे वेरी गुड। pH 3
93, pH2 92, this one also 92, this one 91. ये याद करना आपको, एटलीस्ट स्टार्टिंग के 2 याद रहेगा। विथ वैल्यू बोल रहा हूं मैं, जैसे मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू बोला, यहाँ पर ही वही वैल्यू याद करना। थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होगा? डिक्रीज। पक्का? यस। डिक्रीजेस। नेक्स्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डिक्रीज। पक्का ना? गुड। डिक्रीज। वंडरवल फोर्स, इंक्रीज। तभी तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर चेंज हो रहा था ना, ऐसा ही है क्या? वो एलिमेंट की बात कर रहे थे यहाँ पर आप। अच्छा देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीज होगी तो वंडरवल फोर्स तो इंक्रीज हो ही जाएगा ना। वंडरवल फोर्स तो सब जगह पर होते हैं, ओके। वो डोमिनेट करती है आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा ये बताओ मुझे, बॉन्ड एंगल, चलिए इसमें फिर से बात करते हैं। बॉन्ड एंगल ग्रुप 14 एलिमेंट का ऑर्डर बताओ, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर ऑफ ग्रुप 15 एंगल, ग्रुप 14 एलिमेंट्स। बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताओ ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट, क्या होगा? डिक्रीज। डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? डिक्रीज। Decrease. कैसे डिक्रीज होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम देखते हैं ना। अच्छा ओके। तो जो एलिमेंट फॉर्म होते हैं, लाइक CH3 हो गया, CH4 फॉर्म होता है, SiH4 फॉर्म हो गया, नीचे एलिमेंट, उनका बॉन्ड एंगल क्या होता है? टेट्राहेड्रल होता है ना सबका स्ट्रक्चर। तो कहाँ से डिक्रीज हुआ? बॉन्ड एंगल तब डिक्रीज होता है आपका, ये बात यहाँ पर लिख लो, ओके, नोट करके लिख लेना। ओनली व्हेन सेंट्रल मेटल एटम, या CMA बोलते हैं इसको शॉर्ट में, क्या बोलते हैं शॉर्ट में? CMA, सेंट्रल मेटल आयनाइन या सेंट्रल मेटल एटम्स, ओके, हैज लोन पेयर। अगर उसके पास लोन पेयर है, ओनली देन डिक्रीज, तभी डिक्रीज होगा बॉन्ड एंगल, अदरवाइज डिक्रीज नहीं होने वाला। तो अब ये आपके कंक्लूजन पे चलते हैं। कंक्लूजन है ग्रुप 14 डजंट हैव द लोन पेयर, तो बॉन्ड एंगल सेम होने वाला है। ग्रुप 14 के हाइड्राइड की बात कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ हाइड्राइड की, ओके, इसलिए मैंने हाइड्राइड में बात कर रहा हूँ, ओके। तो सेम बॉन्ड एंगल डाउन द ग्रुप। क्लियर है? पॉइंट समझ में आया ऑल ऑफ यू? पॉइंट क्लियर हुआ ना? चलिए। अच्छा, थर्मल स्टेबिलिटी तो आपको पता है, जिसकी साइज छोटी है और हाइड्रोजन के साथ दोनों सेम साइज के हैं, छोटे छोटे दोनों, बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी, तो इसको तोड़ना काफी टफ हो जाएगा। थर्मल स्टेबिलिटी का सीधा सा मतलब होता है बेटा, इसको हीट करते हैं हम लोग, हीट करने से अमोनिया नहीं टूटेगा और BH3 आसानी से टूट जाएगा। ये है थर्मल स्टेबिलिटी का सीधा सा मतलब। ये BH3 या BiH3 आराम से टूट सकता है इन कंपेयर टू NH3। ये है आपका थर्मल स्टेबिलिटी, ओके।
नाउ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें तो टेल मी द एलिमेंट विच हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सा एलिमेंट है जिसका सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होता है? कभी बताया या कभी पढ़ा आपने? स्ट्रॉन्गेस्ट एच बॉन्ड, ये मैंने खुद बताया होगा आपको जब हम लोग हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ रहे होंगे, वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताया होगा मैंने। आपके सामने एक एलिमेंट होता है KHF2। KHF2 में जो आपका एलिमेंट इस तरीके से फॉर्म होता है, K पॉजिटिव एंड F नेगेटिव। F नेगेटिव आपका बॉन्डिंग अटैच रहता है विद H और F से, यहाँ पर स्लाइटली पॉजिटिव एंड यहाँ पर स्लाइटली नेगेटिव। ये आपका F नेगेटिव HF से अटैच रहता है। इससे F नेगेटिव किससे अटैच है बेटा? HF से। ये कंडीशन है यहाँ पर। ये आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफी स्ट्रांग होता है। इसका एक पॉइंट ये भी लिख लो, अप्रोक्सीमेटली, मुझे करेक्ट याद नहीं, अप्रोक्सीमेटली इसकी जो एनर्जी होती है या एनर्जी रिक्वायर्ड होगी 50 किलो कैलोरी पर मोल। अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ, एक बार कहीं पर मिल जाए तो वेरीफाई कर लेना। हाँ, मुझे इतना याद है कि अप्रोक्सीमेटली 50 होता है। क्लियर है? पॉइंट समझ में आया? वॉन डर वाल्स फोर्स क्लियर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्लियर, थर्मल स्टेबिलिटी क्लियर, बॉन्ड एंगल क्लियर। यहाँ तक सबको समझ में आया? ऊपर आपका मेटल के साथ रिएक्शन क्लियर, ऑक्सीडेशन स्टेट क्लियर, हैलाइड्स क्लियर, ऑक्साइड क्लियर, H2 क्लियर। ओके, आई थिंक यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट 5 मिनट और रुक जाओ आप लोग। ओके, थोड़ा सा एक और चीज और कंप्लीट कर लेते हैं, दैट इज लुईस बेसिसिटी। लुईस बेसिसिटी क्या होता है? Tendency to donate electrons. तो डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? Increase. इंक्रीज या डिक्रीज? मैं बताता हूँ कैसे डिक्रीज होता है। जो NH3 है आपका, NH3 अमोनिया, ट्रीटेड एज अ बेस, इसको आप बेस की तरह ट्रीट करो। ओके, ये आपका बेस्ट बेस होता है। कभी आपसे बात करें बेसिक गैस, हमेशा NH3 राइट डाउन करना। बेसिक गैस की बात कर रहा है वो, गैस भी हो और बेसिक कैरेक्टर भी हो तो NH3 वहां पर लिखना। ओके, डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होता है? अभी डाउन द ग्रुप जाने पर जैसे साइज इंक्रीज होती है, साइज इंक्रीज होने की वजह से जो लोन पेयर होता है ना, वो लोन पेयर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है साइज में। तो लोन पेयर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है जिसकी वजह से लोन पेयर बाहर नहीं निकल पाता और अमोनिया आसानी से लोन पेयर डोनेट कर सकता है। तो ये आपका बेस्ट बेस है, बाकी एलिमेंट बेस्ट बेस नहीं है। ओके, एज size increases, lone pair is distributed। समझ में आया? क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा। नेक्स्ट आपका है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, कैन यू टेल मी डाइपोल मोमेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं? म्यू इज इक्वल टू क्या होता है? Charge into distance. Q into D. इसका यूनिट क्या होता है? Coulomb meter. Coulomb per meter. डी नाम सुना कभी? D by Yes, sir. Given. ओके, डी होता है। अच्छा, डाउन द ग्रुप जाने पर हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? हाइड्राइड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भूल मत जाया करो NH3
और ASH3 BiH3 की बात कर रहे हैं, तो डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3 PH3 ASH3 SBH3 इन सब का डाइपोल मोमेंट डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? डाउन द ग्रुप जाने पर डाइपोल मोमेंट इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा। कैसे इंक्रीज होगा? अच्छा, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। NH3 में आपका NH बॉन्ड है, NH बॉन्ड है ना, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अराउंड 2.1 होता है। तो जो इसके ऊपर चार्ज होगा, इसके ऊपर चार्ज आपका ज्यादा चार्ज आएगा नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव ज्यादा होगा, राइट, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ना। तो क्यू की वैल्यू इंक्रीज है ना, क्यू की वैल्यू काफी बड़ी है। यहाँ पर जो चार्ज होगा भाई, जो इंड्यूस्ड चार्ज होगा ना, यही होगा ना, प्लस नेगेटिव और पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। नाउ लेट्स से हम लोग बात करते हैं बिस्मिथ की, बिस्मिथ और हाइड्रोजन की। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.9, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1। तो ये आपका स्लाइटली नेगेटिव एंड ये स्लाइटली पॉजिटिव। यहाँ पर चार्ज की वैल्यू कम है या यहाँ पर चार्ज की वैल्यू कम है? फर्स्ट केस में चार्ज ज्यादा है या सेकंड केस में चार्ज ज्यादा है? फर्स्ट। फर्स्ट में। तो यहाँ पर आपका म्यू का वैल्यू ज्यादा होगा, तो यहाँ पर म्यू का वैल्यू कम होगा। ओके, तो डाउन द ग्रुप जाने पर आपका डाइपोल मोमेंट कैसा हुआ, डिक्रीज और इंक्रीज? डिक्रीज हुआ ना। पॉइंट समझ में आया? ये मैं हटा नहीं रहा हूँ, सामने लिखा हुआ है आपको, ओके, तो आपको याद रहेगा। यहाँ पर बहुत छोटू छोटू सा चार्जेस होगा, छोटू छोटू सा, एंड यहाँ पर काफी बड़ा बड़ा चार्ज आ जाएगा। समझे ना पॉइंट को, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। ये यहीं पर लिखा हुआ है, इसको हटा रहा हूँ आप, जिसकी वजह से आपका क्यू इंक्रीज हो जाएगा, तो डाइपोल मोमेंट यहाँ पर आपका ज्यादा हो गया, यहाँ पर डाइपोल मोमेंट आपका कम हो जाएगा। क्लियर है? सर यहाँ वो रिलेशन यूज नहीं होता क्या? कौन सा? डाइपोल मोमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। नहीं, यहाँ पर वो नहीं हम कर सकते। डाइपोल मोमेंट एक्चुअली में, जो डाइपोल मोमेंट होगा ना, बॉन्ड एंगल क्या, इसका स्ट्रक्चर तो आपका सबका सेम ही आने वाला है ना स्ट्रक्चर, बॉन्ड एंगल आपका थोड़ा सा कम हो जा रहा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पहले देखते हैं डाइपोल मोमेंट के लिए, चार्ज पहले देखते हैं ना, चार्ज। यस सर। ओके, ये क्लियर हो गया। ओके, नाउ इसके बाद हम देखेंगे रिड्यूसिंग एजेंट और आर्हेनियस एसिडिटी, फिर आपका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कर्व आएगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया सब लोग को? फिर से रिवाइज कर रहा हूँ एक बार फ्रॉम द स्टार्टिंग, आप लोग देख लो। ये तो फर्जी वाला चीज था ऊपर बताया। नेचर क्लियर है? नॉन मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, मेटलॉइड, पुअर मेटल। अक्रेंस N2P4AS है, फिर एंटीमनी है, फिर आपका बिस्मिथ है। एलोट्रोप्स आपके सारे एलोट्रोप शो करते हैं, सिर्फ आपका एक्सेप्ट नाइट्रोजन एंड बिस्मिथ आपके एलोट्रोप नहीं शो करते हैं। कार्बन के एलोट्रोप्स की बात की हमने, फिर आपका आइसोटोप नाइट्रोजन, सारे आइसोटोप शो करते हैं, नाइट्रोजन की N40 N15 होगा। एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होता है, डेंसिटी इंक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा टिल आर्सेनिक, उसके बाद डिक्रीज होता है। ओके, नेक्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगा, बॉन्ड एंगल सॉरी बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ आपकी डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज हो सकती है। ओके, बिकॉज NN बॉन्ड स्ट्रेंथ आपकी बहुत वीक होती है एंड PP बॉन्ड स्ट्रेंथ आपकी ज्यादा होती है। बॉन्ड फॉर्मेशन मैंने बताया, p पाई फॉर्म करेगा सिर्फ नाइट्रोजन, एंड p पाई d पाई एंड d पाई d पाई बाकी सारे एलिमेंट फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका H2 के साथ रिएक्शन, H2 के साथ रिएक्शन करके NH3 PH3 ASH3 SBH3 BiH3 फॉर्म करेगा। NH3 का स्मेल पंजेंट ऑर्डर होता है, PH3 का स्मेल रॉटन फिश, सड़ी हुई मछली की तरह होगा, बाकी सारे ऑफेंसिव या अनप्लेजेंट ऑर्डर होंगे। रिएक्शन विद O2 के साथ रिएक्शन करके इतने सारे ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, लाइक वी कैन से इन सिंपल वर्ड में नाइट्रोजन 5 टाइप का ऑक्साइड फॉर्म करेगा, बाकी सारे 2 टाइप का ऑक्साइड फॉर्म करेंगे, P2O3 P2O5 H2O3 H2O5। बाकी एलिमेंट आपको याद रहेंगे ये दोनों तो ठीक है, नहीं तो इसको भूल सकते, बट ये पर्ल वाइड इसको याद कर लेना, नहीं तो आगे आने वाले चैप्टर में ये भी याद करा देंगे हम लोग। ओके, एक अलग से चैप्टर पढ़ेंगे। रिएक्शन विद हैलाइड्स, हैलाइड के साथ क्या रिएक्शन होगी, अमोनिया जब हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो NF3 काफी स्टेबल होता है, और जो आपके ClBr रिएक्शन करेंगे वो एक्सप्लोजिव एलिमेंट फॉर्म करेंगे, लाइक NH3।
NX5 फॉर्म नहीं करेगा बिकॉज NX5 फॉर्म करते ही इसका ऑक्टेट वायलेट हो जाएगा। NX5 फॉर्म करते ही इसका ऑक्टेट वायलेट हो जाएगा क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो कहाँ पर इलेक्ट्रॉन रखेगा, वो इसके पास रखने की जगह नहीं है, तो NX5 फॉर्म नहीं करेगा। PH3 एंड PX5 फॉर्म कर सकते हैं बिकॉज इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। सिमिलरली ASX3 एंड ASX5 फॉर्म कर सकते हैं। SBOX आपका ऑक्सीहाइलाइट है, BIOX आपका ऑक्सोहाइलाइट है। नाउ SBX3 फॉर्म करने वाला है, BIX3 फॉर्म करने वाला है, BIX5 फॉर्म होगा। इस एलिमेंट को थोड़ा सा अलग से याद कर लेना बिकॉज ये एलिमेंट सिर्फ फ्लोरीन के साथ ही एक एलिमेंट शो करेगा BIX5, तो यही स्टेबल होगा, बाकी एलिमेंट फॉर्म नहीं करेंगे। ये इन सबका रीजन है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। जिलेटिनस व्हाइट आपके कौन कौन से एलिमेंट है, ELOX होल थ्राइस, MgOX होल ट्वाइस, ZnOH2। रिएक्शन विथ मेटल, मेटल के साथ रिएक्शन फॉर्म करके सारे नाइट्राइड और आइड टाइप के फॉर्मेशन फॉर्म करते हैं, लाइक कैल्शियम नाइट्राइड, कैल्शियम फास्फाइड, कैल्शियम आर्सेनाइड, इस टाइप के एलिमेंट फॉर्म करेंगे जिनका हाइड्रोलिसिस करने पर रिस्पेक्टिव गैस मिलती है आपको। ऑक्सीडेशन स्टेट, इस ग्रुप के सारे एलिमेंट -3 से +5 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, बट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप जाने पर ज्यादा स्टेबल होती है ड्यू टू द इनर पेयर इफेक्ट। -3 से लेकर के +5 तक सारे एलिमेंट मैंने आपको बता दिए, NH3 से लेकर के N2O5 तक। N2O3 एंड NO2 दो ही एलिमेंट ऐसे हैं जो आपके कलर्ड कंपाउंड शो करते हैं, समझ गए। यहाँ पर कहीं पर आपको N2O4 नहीं दिख रहा होगा, N2O4 नहीं दिख रहा होगा, N2O4 आपका यही एलिमेंट है N2O4, बट NO2 और N2O4 की थोड़ी सी प्रॉपर्टी डिफरेंस होती है, इसलिए हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इसका कलर होता है, इसका कलर क्या है, येलो कलर है, ये आपका कलरलेस होता है। जब डाइमर फॉर्म में आ जाता है तो ये आपका कलरलेस हो जाता है। डाइमर फॉर्म में कलरलेस होगा, मोनोमर फॉर्म में आपका कलर होगा, कौन सा कलर, येलो कलर होगा, या येलो कलर की फ्यूम्स होगी। अगर NO2 है आपका तो कलर होगा, अगर N2O4 बन जाता है तो उसका कलरलेस हो जाता है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं डिस्कस कर रहे। ओके, नाउ NH2 हाइड्रोक्सिल अमीन है, इसको आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं पर पढ़ोगे जहां पर ये सिन और एंटी टाइप के कंपाउंड्स फॉर्म करेगा। आइसोमर्स में नहीं पढ़ा होगा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ पढ़ोगे जहां पर सिन और एंटी टाइप के आइसोमर्स फॉर्म कर सकता है। क्यों फॉर्म करेगा, देखो N होगा आपका, N आपका हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा, लेट से एक आपका OH हो जाता है, यहाँ पर H हो जाता है, यहाँ पर H हो जाता है, यहाँ पर किसी कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेगा, लेट से यहाँ पर लोन पेयर आ जाता है, ये आपका सिन और एंटी टाइप के कंपाउंड फॉर्म करने लगता है। एक तरफ आपके लोन पेयर आपके काम करने लग जाते हैं एज अ कंपाउंड। नेक्स्ट है आपका हाइड्राइड, हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15। हाइड्राइड में आपका जो बॉन्ड एंगल होगा 107 होगा, लेस देन 109 बिकॉज ऑफ द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। और लोन पेयर, इसमें लोन पेयर होते हैं, यहाँ पर सारे में लोन पेयर शो करा लेना आप लोग, तो आपको थोड़ा सा दिख जाएगा अच्छे से। ओके 107, 93 ये दोनों याद रखना, बाकी एलिमेंट की आप भूल सकते हैं, एंगल आपके लिए फ्लेक्सिबिलिटी है। यहाँ पर ओनली सेंट्रल मेटल एटम्स जो आपका CMA है, अगर उसके पास लोन पेयर है तो डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज होगा बॉन्डिंग, अदरवाइज डिक्रीज नहीं होने वाला, सेम रहने वाला। ये ग्रुप 14 के लिए रेफर करके मैंने बताया कि ग्रुप 14 में किसी के पास लोन पेयर नहीं रहते, इसलिए बॉन्डिंग आपका डाउन द ग्रुप जाने पर सेम रहता है, समझ गए ना। थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होने वाली है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीज होगी। स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करने वाला एलिमेंट आपका KHF2 है, ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करने वाला एलिमेंट है। इसमें क्या होता है, जो F नेगेटिव है वो F नेगेटिव HF से कनेक्ट रहता है ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। F नेगेटिव ये कंपाउंड आपका इस कंपाउंड से अटैच रहता है HF से, वंडरवॉल फोर्स डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज होने लगते हैं। फिर आपका लुईस वेलोसिटी डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज होगा। नाइट्रोजन आपका सबसे अच्छा बेस्ट बेस है, या यू कैन से दैट कि बेसिक गैस है। डाइपोल मोमेंट डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज होता है। यहाँ तक हम लोग सारा चीज कंप्लीट कर चुके हैं, किसी को किसी पॉइंट में डाउट हो तो मुझे चैट बॉक्स में सेंड कर सकता है। समझ में आया सबको, क्लियर है। तो राइट नाउ लेक्चर में यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ, इनकेस कहीं पर कुछ डाउट होता है तो मुझे सेंड करो मैसेज, हम लोग को डिस्कस करेंगे। ओके, फ्रॉम द नेक्स्ट वीक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑल ऑफ यू, फ्रॉम द नेक्स्ट वीक हम लोग मंडे ट्यूसडे को इवनिंग में क्लास लेंगे। रेगुलर हमारा ट्रेंड जैसा चल रहा है चलेगा ही, मंडे और ट्यूसडे को इवनिंग में क्लास होगी, एक्स्ट्रा क्लास होगी, उसमें इनऑर्गेनिक का सिलेबस आगे होगा। इवनिंग में मंडे ट्यूसडे को इवनिंग में क्लास होगा, टाइम बता दूंगा कब होगा, उसमें आपका इनऑर्गेनिक का सिलेबस आगे चलेगा। ओके, लाइक P ब्लॉक हो जाएगा, फिर P ब्लॉक के बाद 16 स्टार्ट करेंगे, 17 18 इस तरीके से। ओके, अगर कुछ डाउट है तो डाउट क्लास के बाद डाउट डिस्कस कर सकते हैं। ओके, चलिए बाय बाय एवरीवन।